हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। तो दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सीरीज लेक्चर 2। ओके, सो एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर तो हम कंडक्ट करेंगे ही। तो विल स्टार्ट इन अ मिनट, लेट अदर पीपल ज्वाइन इन। हेलो टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, सो विल स्टार्ट इन अ मिनट। ठीक है, सो मीनवाइल जो लेक्चर का पीपीटी एंड पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू हैव एक्सेस टू इट देन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू विल गेट इट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट आई विल बी अपलोडिंग ऑल दिस मटेरियल बिफोर हैंड इटसेल्फ। तो लेक्चर के पहले ही अपलोड करेंगे, तो अभी वो अपलोड हो चुका है। सो इफ़ यू वांट टू हैव एक्सेस टू इट देन यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। ओके गाइज, हाँ, यस, ओके, होप इट इज़ क्लियर। हाँ, इसके वजह से नहीं दिख रहा था। ठीक है, ओके, सो विल स्टार्ट इन अ मिनट गाइज। ओके, जस्ट लेट अदर पीपल्स आल्सो जॉइन इन जिनको देखना है। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, मीनवाइल अगर आपके कोई डाउट रहेंगे फ्रॉम द यस्टरडेज लेक्चर देन यू कैन आस्क मी। ओके, यू कैन जस्ट टाइप इट डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहेगा आपको रिलेटेड टू यस्टरडेज लेक्चर या फिर इन जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी गाइज। ओके, यस, हाँ, ओके, यस, सो गुड इवनिंग टू यू ऑल। ओके, यस, एक थोड़ा सा एक ना आई गेस 30-40 सेकंड का एक लैग रहता है। ओके, कमेंट में मतलब लाइव में मैं बोल रहा हूँ और आपके तरफ आने के लिए, बट स्टिल जो भी डाउट रहेगा दैट यू कैन जस्ट टाइप इट एंड देयर आफ्टर आई कैन टेक इट अप। आई विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो। ओके, हाँ, प्लेलिस्ट बन जाएगी, अभी शाम तक ही प्लेलिस्ट बन जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यस, तो एज यू माइट बी नोइंग कि मैंने पहले एक थीम बेस्ड लेक्चर लिए थे एंड देयर आफ्टर फिर मैं ये चालू कर रहा हूँ। तो थीम बेस्ड लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मगध के मैंने 2 वीडियोस लिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड देयर आफ्टर एक गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर अप करवा लिया था। दैट इज़ फॉर दोज कैंडिडेट जिनको एंशियंट इंडिया में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता या फिर बिल्कुल ही पढ़ना ही नहीं चाहते। तो पूरा स्किप करने से बेटर है एटलीस्ट जो मैंने 2-2 घंटे के जो वीडियोज़ लिए हैं वो तो देख के जाओ। ओके, इंटरेस्ट में अगर वो वाले वीडियोस भी आपने देख लिए तो कम से कम 2 to 4 क्वेश्चन तो वो वीडियो से आराम से आपके निकल जाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ द एग्जाम। नाउ दिस इज अ सीरीज फॉर दोज कैंडिडेट स्पेसिफिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, क्योंकि अभी एंशिएंट का वेटेज बढ़ रहा है। राइट, वी हैव सीन लास्ट ईयर प्रीलिम्स में ही ओके अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस वेर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो अब वेटेज बढ़ रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज इन डिटेल। और जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें आई एम गोइंग टू टेक इट इन एन इलेबोरेट वे। तो सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, तो एनसीईआरटी के बाहर का भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू पास यू। ठीक है, यस, हाँ, मीडिएवल हिस्ट्री बाद में करेंगे यार। ओके, आई विल बी डूइंग सतीश चंद्र आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यस, ठीक है, आंसर राइटिंग नॉट राइट नाउ, आंसर राइटिंग बाद में। आई विल टेक द आंसर राइटिंग वाला सेशन, but today it's the RS Sharma wala session, so we'll start with the RS Sharma itself guys. Okay, so let's begin. Okay, we'll start with the session. ठीक है, so give me a minute. Okay, yes, okay, I hope और कोई डाउट नहीं है आपको, but अगर कोई डाउट रहेगा then you just keep on typing it. ठीक है, एक बार डाउट टाइप कर लेना and thereafter we can move forward. So let's start with the chapter number 2 then guys. Okay, and those who are new again I am telling you दोनों टाइप के जो मटेरियल है दैट इज प्रिंटेड मटेरियल एज वेल एज पीपीटी वाला जो मटेरियल है दैट इज दिस पीपीटी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एक्सेस विद इट। तो आपको ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे ये मटेरियल मिल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन का मटेरियल तो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो लेट्स मूव नाउ, विल मूव ऑन टू द चैप्टर 2 सिंस नॉट मच डाउट्स आर देयर। ठीक है, यस, उपिंदर सिंह का बुक स्टार्ट करेंगे ना तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई कैन नॉट टेक उपिंदर सिंह का बुक, 1500 पेजेस का तो बुक है यार, वो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। राइट, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन करो, उसके लिए मेरा सब एकदम बढ़िया से कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो, ओके, आई विल स्टार्ट देन गाइज, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन।
ओके। सो एज यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था यस्टरडे वाले लेक्चर में भी कि पहले आई एम गोइंग टू टीच, तो कम से कम जब तक मैं टीच कर रहा हूँ बीच में आई एम नॉट गोइंग टू क्लियरिफाई एनी डाउट, बट यू कैन टाइप योर डाउट। तो जैसे ही मेरा एक सेक्शन कवर अप हो जाएगा देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग योर डाउट क्लियरेंस। ओके, तो जो भी डाउट आपको रहेगा, ओके, कितना भी सिली क्यों ना हो, डजंट मैटर, बिंदास टाइप इट आउट, वी विल बी टेकिंग योर डाउट। सो लेट्स मूव नाउ द सेकेंड चैप्टर जो है वो मॉडर्न historians of ancient India. This is basically the second chapter of the R.S. Sharma. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पहले 3 या 4 चैप्टर जो है वो बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट फैक्चुअल डाटा इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल डाटा के ऊपर ही थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है, मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल आ सकता है। तो फैक्चुअल डाटा जो है सेकेंड चैप्टर में भर के दिया है, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी एंड वी विल सी द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑल्सो ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेट्स बिगिन। देन मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये लिखा क्यों गया है? तो दोस्तों हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं टू गो इन टू पास्ट एंड लुक कि भाई ये पास्ट के लोग एग्जैक्टली करते क्या थे, रहते कैसे थे, हाउ वॉज देयर पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सो दोज पीपल हु वर देयर इन द पास्ट दे हैव लेफ्ट अ सर्टेन एविडेंसेस, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस। तो ये आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस जो होते हैं उसको पढ़ के या फिर उसको स्टडी करके सर्टन कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड, और ये सर्टन कंक्लूजन डिराइव करने का काम होता है हिस्टोरियंस का। एंड इंडिया की पास्ट हिस्ट्री को डिकोड करने का, डिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस ने किया था। So starting from colonial historians who had actually started the work to dig up our history, we have moved to the nationalist or the indigenous historian. तो colonial historians का perspective क्या होता है? How colonial historians have deconstructed our history, and thereafter इसको चैलेंज लेने के लिए नेशनल हिस्टोरियंस ने क्या क्या काम किया है, एंड हाउ नेशनल हिस्टोरियंस हैव डीकंस्ट्रक्टेड आवर हिस्ट्री। तो ये सेकेंड चैप्टर में इसी 4 चीज़ों के ऊपर एनसीईआरटी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट। ओके, तो वन बाय वन, ठीक है, सो वन बाय वन, ओके, सो एक एक करके देखेंगे, सिंपल। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ठीक है। सो कॉलोनियल व्यूज एंड thereafter फिर contribution. Now as far as colonial views and contributions are concerned, then you need to understand कि इंडिया का जो earliest past है वो deconstruct करने का काम colonial historians ने चालू किया था, and there was reason behind it. Okay, जो initial level पे सबसे पहला जो काम किया था that was by the Warren Hastings. As you might be knowing कि Warren Hastings is the first Governor General of Bengal. As a Governor General of Bengal, he was in possession of the entire Bengal. तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, उसको तो ब्रिटिशर्स को उसका नॉलेज तो था, बट व्हाट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द बंगाल? तो बंगाल में जुडिशरी भी तो रन करनी थी, एंड फॉर दैट पर्पस इंडिया में 2 काइंड्स ऑफ लॉज वेर देयर, इंडियन लॉज एंड देयरआफ्टर ब्रिटिश लॉज, सॉरी इंडियन लॉज मतलब सॉरी हिंदू लॉज एंड देयरआफ्टर मुस्लिम लॉज। तो ये हिंदू एंड मुस्लिम लॉज जो है इसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग हैज एस्टैब्लिश कैलकाटा मदरसा। ये जो कैलकाटा मदरसा है, okay, ये कैलकाटा मदरसा is quite important because the Calcutta Madrasa was established in period of 1782 to 1784, and ये कैलकाटा मदरसा का प्राइमरी वर्क था कि जो हिंदू लॉ बुक है एंड देयर आफ्टर इस्लामिक लॉ बुक है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एंड व्हाइल कन्वर्टिंग it was the first time when Britishers started to decode or deconstruct the ancient Indian history, and thereafter ये वर्क उन्होंने elaborately करना चालू किया। For this purpose in 1784, okay, Asiatic Society of Bengal was established by William Jones. तो William Jones was one of the earliest Orientalist you might see. तो एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी तो आपको पता होगी इन मॉडर्न इंडिया, नहीं पता होगी तो जब मॉडर्न इंडिया पे जाएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि ओरिएंटलिस्ट मतलब वो हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन या वो ब्रिटिश पीपल हु वांटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस लैंग्वेज एंड इंडिजीनियस नॉलेज विद इन आवर कंट्री, एंड इनके अगेंस्ट थे एंग्लिसिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट वर दोज पीपल who wanted to promote British knowledge within our country as well as English language in our country. Ultimately, Anglicist Orientalist controversy में Anglicist became victorious because of Thomas Babington Macaulay. तो Macaulay minute is quite famous in this regard.
ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट जो आप बोलते हो अर्लीस्ट लेवल के, तो दिस टू वे आर कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट ओरिएंटलिस्ट। एंड इनको इंडिया की हिस्ट्री डिकंस्ट्रक्ट करने का रीज़न क्या था? टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन कस्टम, लॉज एंड ट्रेडिशन। तो ये काम इन्होंने कैलकाटा मदरसा में चालू किया था बाय क्रिएटिंग अ बुक कॉल्ड एज कोड ऑफ गेंटू लॉ। एंड आफ्टर एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ही बनाई विलियम जोन्स में, who was servant of ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर कुछ फैक्चुअल डाटा एनसीईआरटी ने हमें प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल अभिज्ञान शकुंतलम, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1789 बाय विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासा का बुक है विच वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया। तो ट्रांसलेट करते करते उनको पता चला कि भाई कालिदासा जो है ही यूज टू वर्क इन द कोर्ट ऑफ द गुप्ता किंग, एंड गुप्ता के कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी है। सिमिलरली दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड भगवद गीता ओके इन इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस। तो भगवद गीता को भी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, दे एनकाउंटर्ड द एपिक्स ऑफ इंडिया, दैट इज महाभारता एंड रामायणा। सो ये अर्ली वर्क जो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने किया था फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंडियन बुक इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ये कन्वर्जन में ओके फॉर द फर्स्ट टाइम दे एनकाउंटर्ड इंडियाज पास्ट। एंड जैसे जैसे उनको इंडिया का पास्ट के बारे में पता चलना लग गया, देयर आफ्टर ओके यू कैन क्लियरली सी देयर वाज एक्सेंचुएशन ऑफ द एफर्ट टू लर्न अबाउट इंडिया मोर। और ये जो एक्सेंचुएशन ऑफ एफर्ट हुआ उसमें अनदर टू ऑर्गेनाइजेशंस वर देयर। फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे इज देयर। तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, on the same line we can see that Asiatic Society of Bombay is there, and thereafter Asiatic Society of Great Britain. तो lots of organization जो है वो आ गए in not only in India but also in Britain in 18th and 19th century. and ये 18th-19th century के जो British organization थे, they started to patronize historian to deconstruct Indian history. Okay, so this is how the beginning of the India's past का जो reconstruction है that began. and इसका जो accentuation जो है वो ultimately we can see with the arrival of the British Raj in our country. तो British राज जब इंडिया में आया in 1857, as you might be knowing, थोड़ा बहुत पता होगा 1857 रिवॉल्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वॉज दैट कि जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है उन्होंने रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था। एंड आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि भाई ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इसके पीछे सोशल रिफॉर्म इज वन ऑफ द रीजन। तो अब हम सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे, एंड दैट वाज अनरिटन एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया आफ्टर 1857 दैट वी विल नॉट टच अबाउट द सोशल रिफॉर्म। बट एट द सेम टाइम ओके उनका जो झील था टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन सोसाइटी इट इंक्रीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज द अर्लियर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड एज एन एफर्ट लेटर ऑन यू कैन सी दैट इन 1875 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अंडर अलेक्जेंडर कनिंघम इट वाज एस्टैब्लिश्ड। Alexander Cunningham is a very huge name as far as history is concerned. Why it is a huge name? Because it was Alexander Cunningham जिसने सबसे पहले इंडिया की हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी एंड thereafter certain other evidences गैदर करना चालू किया था। He was the chairperson or first chairperson of the archaeological survey of India also. And similarly Christian missionaries है, उन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया था बिकॉज दे वांटेड टू पिक अप सर्टन वीक पॉइंट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो हिंदू रिलीजन के जो वीक पॉइंट है उसको पिकअप करके उसको एक्सप्लॉइट करना है ताकि पीपल विल बिकम कन्विंस कि भाई हिंदू रिलीजन से क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा अच्छा है। तो क्रिश्चियन रिलीजन और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है दे ऑल्सो स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एंड दैट इज हाउ इन द 19th सेंचुरी ओके आई होप आपको भी पता है कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। ओके हमने कल ही देखा था कि सेंचुरी एग्जैक्टली कैसे चलती है। सो ये जो रिकंस्ट्रक्शन जो चालू हुआ था ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, उसके पीछे के रीज़न जो है वो हमें एनसीईआरटी बताता है कि इनिशियल लेवल पे उनको इंडिया के ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड लॉ समझने थे, इसके वजह से उन्होंने इंडिया का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट चालू किया, एंड देयर आफ्टर इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एंड देयर आफ्टर इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज क्रिश्चियन मिशनरीज दोनों के अपने अपने रीज़न थे टू अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट। सो दिस इज समथिंग ओके दैट
एनसीईआरटी इज बेसिकली टेलिंग अस। तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस के इंडिया के बारे में जनरल ऑब्जर्वेशन क्या थे कि कॉलोनियल हिस्टोरियन जो थे वो इंडिया को कैसे देखते थे ना। ऑब्वियसली वो कैसे देखेंगे, ओके, विथ बिट डाउनसाइड्स, ओके, मतलब थोड़ा नीचा करके दिखाएंगे, हमेशा नीचा करके क्यों दिखाएंगे, बिकॉज एंटायर कॉलोनियल राज जो है इट वॉज बेस्ड ऑन रेसिज्म, ओके। तो एंटायर कॉलोनियल राज जो है सिंस इट वाज बेस्ड अपॉन रेसिज्म, तो उनको जो जो इंडिया का पास्ट मिला उसको उन्होंने रेसिज्म के हिसाब से ही देखा। सो दे गॉट टू नो से फॉर एग्जांपल अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन को नीचा दिखाने के लिए दे केम आउट विद द आर्यन इन्वेजन थियरी। वैसे ही ओके विथ इन आर्यन देयर आफ्टर, मतलब अशोका हो या फिर लेटर ऑन गुप्ता भी हो, दिस पीपल वर एट्रीब्यूटेड विद द आर्यंस देमसेल्फ एंड देयर आफ्टर द्रविडियन कल्चर को इंडिजीनियस कल्चर बोला गया। सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री। और हर एक पर्टिकुलर एंगल में उन्होंने फॉरेन एलिमेंट जो है इंडिया उसी को ज़्यादा ओवरवेल्म किया। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा बात की। देर आफ्टर एंशियंट टाइम में इंडो ग्रीक, शकास, पहलवाज एंड कुशानास के जो इन्वेजन थे उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा रिसर्च की और हमेशा ये बताने की कोशिश की कि वॉट एवर इंडियन सिविलाइजेशन दैट वॉज देयर इंडिजीनियस, उसको हमेशा फॉरेन सिविलाइजेशन ने जो है सप्रेस किया। एंड दैट इज़ वॉट देयर जनरल ऑब्जर्वेशन इज। दे स्टेटेड कि भाई इंडिया जो है ओके उनको सेंस ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है एंड दे आर मोर इनटू द स्पिरिचुअल और डिस्पोटिक रूल। तो भाई हम लोगों को बिल्कुल भी कोई भी यू कैन से दैट कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम लोगों को बिल्कुल भी हिस्ट्री का कोई सेंस नहीं है। 18th सेंचुरी में ये चीज़ें ट्रू थी। However, okay, there was a huge past associated with it. There were certain ups and downs in the social evolution which were totally disregarded by the British colonial historian. अगर सोसाइटी ऐसी थी, मतलब डिस्पोटिक रूल से जूझ रही थी या फिर सोसाइटी में सर्टन एविल जैसे कास्ट सिस्टम थे, वैसे ही ओके सब कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस भी तो होंगे। वो रीजंस ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने ना कभी ढूंढे और ना कभी इंडियंस को बताए। वो रीज़न ढूंढने का काम जो है वो लेटर ऑन इंडियन हिस्टोरियंस ने किया एंड उसी की वजह से हमारा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आया। वो देखेंगे अब थोड़े टाइम में। तो इंडियंस जो है दे वर बेसिकली अकस्टम टू द डिस्पोटिक रूल एंड देयर आफ्टर दे आल्सो लैक द सेंस ऑफ द हिस्ट्री एंड देयर आफ्टर दे आल्सो स्टेटेड कि भाई ये तो हमेशा स्पिरिचुअल रिचुअलिज्म में ही डूबे रहते हैं। ओके अगेन 18th सेंचुरी के हिसाब से इट वॉज ट्रू। Even if you now consider, then one of the essential aspect of the Hindu religion, and not only Hindu but India में जितने भी major religion है, that is Hinduism, Jainism and Buddhism, इनका ultimate जो goal है that is मोक्ष है, okay, that is cessation of the rebirth और cessation of the life और earthly life। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियनिटी अगर आप देखोगे तो वो मटेरियलिस्टिक रिलीजन ज़्यादा है, मतलब अर्थली प्लेजर में यकीन रखने वाला रिलीजन ज़्यादा है। तो ये स्पिरिचुअलिज्म में हमेशा खोए रहते हैं। इनमें बहुत सारे सोसाइटल लेवल पे ओके डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें कास्ट सिस्टम इज देयर एंड देयर आफ्टर दे आल्सो स्टेटेड दैट कि इंडियंस में कभी भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं थी। ना अनफॉर्चुनेटली ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने किया वो बराबर था। ओके हाउएवर ये करते वक्त उनका जो इंटेंशन था वो ये दिखाना था कि भाई आपकी सोसाइटी जो है वो हमेशा से ही ऐसी है और आपकी जो सोसाइटी हमेशा से ऐसी है, इसीलिए अभी हम आपके पास आए हैं। सो वी विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म एंड देयर आफ्टर आपकी सोसाइटी क्या होगी, इवॉल्व होगी। एंड दैट इज हाउ बेसिकली हमारा जो मॉडर्न इंटेलिजेंसिया है 19th सेंचुरी में वो डेवलप होना चालू हुआ था। सिंपल है। सो रीजंस इन्होंने जो दिए ओके दोज वर क्वाइट गुड, ऑब्जर्वेशंस बेसिकली क्वाइट गुड, बट इन्होंने इसके पीछे का इनका जो इंटेंशन था दैट वाज नॉट गुड। इंटेंशन वाज टू शो द ब्रिटिश सोसाइटी एज अ लिबरल एंड अपराइट सोसाइटी एज कंपेयर टू द इंडियन सोसाइटी। तो ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए उसके पीछे का मेन रीजन या फिर मेन इंटेंशन जो था वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव मतलब रेसिज्म। तो भाई ब्रिटिशर्स दैट इज वाइट रेस ये हमेशा सुपीरियर है, ब्राउन रेस इंडियन जो है वो हमेशा इन्फीरियर है। एंड इन ऑर्डर टू प्रूव देयर फैक्ट इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी थी वो हमेशा पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ही फोकस रखते थे। तो पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, देर आफ्टर फिर आर्यन ने इन्वेड किया, फिर इंडो ग्रीक, शकास, कुशानाज ने इन्वेड किया, फिर हुनाज ने इन्वेड किया। तो मतलब वाइट रेस जो है उन्होंने इंडिया पे हमेशा
हमेशा इन्वेजन किए हैं और इंडिया जब जब डाउनवर्ड जा रही थी उनको अपलिफ्ट करने का काम किया है। तो वैसे मॉडर्न इंडिया में अब ब्रिटिशर्स आर हियर इन ऑर्डर टू हेल्प यू। तो दिस इज समथिंग दैट वाज प्रोवाइडेड टू अस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन। तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव या फिर कॉलोनियल पर्सपेक्टिव जो है वो हमेशा इंडिया को नीचे दिखाने वाला पर्सपेक्टिव है। तो अभी आप ही सोचिए, ओके, इफ दिस पर्सपेक्टिव इज देयर इन द एंटायर 19th सेंचुरी, तो भाई इंडियंस क्या करें? तो ऑब्वियसली इंडियंस का कोई ना कोई तो नेचुरल रिएक्शन आया होगा। एंड दैट इज हाउ द नेशनलिस्ट अप्रोच जो है हिस्ट्री का डेवलप हुआ। तो जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को नीचे दिखाना चालू किया, तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी अर्लियर लेवल पे एंड देयर आफ्टर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है उन्होंने काउंटर देना चालू किया कि भाई आपका ये कहना है तो ये देखो आप गलत कह रहे हो, हमारा ये कहना है। एंड दैट इज हाउ आवर नेशनलिस्ट अप्रोच और द इंडियन अप्रोच टू हिस्ट्री बेसिकली डेवलप। तो ये जो इंडियन अप्रोच जो है इट वाज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल। तो ये क्या था? रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल था। सिंपल। सो रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल का मतलब क्या हुआ? तो रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल इन द सेंस दैट कॉलोनियल रूल में जो ब्रिटिशर्स पैट्रोनाइज कर रहे थे टू द कॉलोनियल हिस्टोरियन, तो ब्रिटिश रूलिंग क्लास एज वेल एज ब्रिटिश हिस्टोरियन दोनों एक साथ चल के इंडिया को सप्रेस करने में लगे हुए थे। एंड दैट्स व्हाई हमारे जो अर्लीस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स है उन्होंने इसको काउंटर करना चालू कर दिया। द अर्लीस्ट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन वाज मेड बाय राजा राम मोहन राय एंड देयर आफ्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोनों ने इंडियन स्क्रिप्चर को रीडिफाइन करना चालू किया, इसको पढ़ना चालू किया, इसमें से जो गलतियां हैं वो निकालनी चालू की। एंड अल्टीमेटली ये दोनों ने प्रूव किया कि भाई सती कस्टम जो है वो एंशिएंट इंडिया में प्रिवेलिंग नहीं थी। वैसे ही आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कहना था कि वीडो रीमैरिज जो है वो हमारे एंशिएंट टाइम से इंडिया में चला आ रहा था, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ऑन द रिलीजन ये बंद हो गया। तो इसका भी इंडिया का जो एंशिएंट पास्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो रिकंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन हुआ। एंड वैसे ही इफ वी लुक इनटू द 1850s के ऑनवर्ड वाला पीरियड, देन दादा भाई नौरोजी, देयर आफ्टर विनायक दामोदर सावरकर हु बेसिकली कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, देयर आफ्टर लाला लजपत राय एंड देयर आफ्टर इवन यू कैन से दैट लोकमान्य तिलक एंड लाला लजपत राय। सो ऑल दिस नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है ये हमेशा अपने पास्ट के ऊपर जाते थे, पास्ट से कुछ ना कुछ तो चीज़ें लेके आते थे और ब्रिटिशर्स को बताते थे कि भाई देखो आपने जो बोला है वो हमेशा गलत है। तो यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ सच इंस्टेंसेस, इसके बारे में बात भी करेंगे वंस वी गो इनटू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तिलक है, उन्होंने गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल वापस चालू करवाया था, राइट। दैट इज सोशल गैदरिंग्स जो है इंडियन रिलीजन में वो वापस चालू करवाई थी। तो इंडियन रिलीजन से उन्होंने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करवाया था। तो वैसे इन दोनों का भी वही काम था। तो अर्लियर नेशनलिस्ट लीडर जो है उन्होंने इंडिया के पास को रिकंस्ट्रक्ट करके अब सोशल रिफॉर्म लाना चालू किया। बट जब वो सोशल रिफॉर्म ला रहे थे तब they were putting certain fact which were directly contradicting the fact which were given to us by the colonial historian। तो colonial historian के against जाने वाले ये लोग थे और colonial historians को reply देने वाले ये earlier nationalist leadership थी। and thereafter हमारे पास फिर we have huge number of the Indian national historian also। तो जो Indian national historians जो है, okay? यस तो इनमें भी कुछ कुछ नाम हम लोगों को एनसीईआरटी ने दिए हैं। फैक्चुअल डाटा है, अगर याद नहीं रखना तो भी चल जाएगा, बट अभी दिए हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्वेल ऑन देम। ओके, तो एक एक करके सबसे पहले तो राजेंद्र लाल मित्र है। ओके, ही हैड पब्लिश सम वैदिक टेक्स्ट एंड रोट अ बुक एंटाइटल्ड इंडो आर्यन। एंड उनके साथ साथ फिर और कुछ हिस्टोरियन थे जिन्होंने अर्लियर लेवल पे इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम चालू किया। Thereafter फिर we have Panduranga Vaman Kane who had written a book on history of Dharma Shastra which help us in the study of the social processes। तो धर्मशास्त्र जो है वो एंशिएंट टाइम पे इंडिया का लॉ बुक हुआ करता था। तो अगर लॉ बुक है तो लॉ बुक में हमारे पास सोसाइटी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि आज के अगर आप लॉ बुक देखोगे, जैसे आईपीसी है, तो आईपीसी में आपको क्राइम मिलेंगे। क्राइम मतलब रॉबरी बुरी चीज़ है, देयर आफ्टर डकैती बुरी चीज़ है, देयर आफ्टर गाली गलौज करना बुरी चीज़ है। तो सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो वैसे ही धर्मशास्त्र जो है उसके वजह से जो सोशल प्रोसेसेस, मतलब इंडिया में एग्जैक्टली सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हमें चीज़ें पता चली है। देर आफ्टर फिर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इज देयर, दैट इज DR भंडारकर। ओके, ही पब्लिश्ड बुक ऑन अशोका एंड ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया की जो क्रिएट की थी उसको काउंटर करने का काम जो है वो किया था भंडारकर ने। एंड भंडारकर का ये वाला जो बुक है, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट आंसर टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिशर्स ने जो बुक लिखे थे, जैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ होगा, तो उन्होंने जो बुक लिखे थे उसमें उन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बताया था। इन्होंने डायरेक्टली इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताना चालू कर दिया। ओके, देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन हेमचंद्र रे चौधरी। तो हेमचंद्र रे चौधरी जो है, ही हैड कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारता टू द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये बेसिकली हम लोगों को हिस्ट्री मिलती है पुराण में। ये जो अपने पुराण है इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए दिस आर द बुक्स विच वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड। और इंडिया का जो फर्स्ट किंग है, दैट इज फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज भरत डायनेस्टी, तब से लेके गुप्ता के किंग की सारी जो जीनोलॉजी है, मतलब कौन कौन किंग इंडिया में हुए हैं, उसके बारे में पुराणाज ने इंफॉर्मेशन दी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भाई जितनी भी पॉलिटी वो बाहर से आई है, तो इंडियंस ने बोला कि भाई नहीं, देखो इंडिया में भी बहुत अच्छी पॉलिटी डेवलप हुई थी। देयर आफ्टर फिर RC मुजुमदार है, ही वॉज द एडिटर ऑफ द मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन हिस्ट्री and culture of Indian people. Now cultural history is also quite important because cultural history जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर एक ग्लैंस डालती है। जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन ने बोला था कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम है, सती प्रथा है, वेरियस अदर मैल प्रैक्टिसेस है। देयर आफ्टर सोसाइटी स्टैग्नेंट है, स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा यकीन रखती है, मटेरियलिज्म में नहीं रखती, बैकवर्ड लुकिंग है, साइंटिफिक आउटलुक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होने के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है हमारी कल्चरल हिस्ट्री। और ये जो कल्चर है ये बेसिकली इंडिया में कैसे डेवलप हुआ एंड व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी इंडिया में आई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इनसे पता चलती है। देयर आफ्टर फिर हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो है, इट वाज रिटन बाय नीलकंठ शास्त्री। तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने साउथ इंडिया के बारे में कभी लिखा ही नहीं, उनका मेजॉरिटी ऑफ द फोकस होता था आर्यवर्त पे, दैट इज नॉर्थन इंडियन हिस्ट्री पे। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है वो सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो किया था नीलकंठ शास्त्री ने। एंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रूव्ड दैट कि इवन बिफोर द इन्वेजन, ओके, इंडिया में बहुत विकसित संस्कृति डेवलप थी, इंडिजीनियस संस्कृति जो है वो डेवलप थी। एंड देयर आफ्टर फिर KP जायसवाल है, he exploded the myth of the Indian despotism by writing several articles in Hindu Polity in 1924, in which he showed that republic existed in ancient time and enjoyed the self-government. So basically, he wrote about the Mahajanapada period. Okay, so he basically wrote about Mahajanapada period, and Mahajanapada period में he stated कि भाई देखो आप वेस्टर्न लोगों को उन्होंने बताया कि आप हमेशा हमें बताते हो कि भाई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी है, बट देखो हमारे पास महाजनपदा था, महाजनपदाज में गणसंघा था, एंड गणसंघा वाज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ द एंशिएंट रिपब्लिक दैट वाज देयर इन आवर कंट्री। सो हियर यू कैन क्लियरली सी एन एफर्ट कि जो इंडियन हिस्टोरियन डाल रहे थे टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री, पहले उन्होंने सोशल एंड देयर आफ्टर पॉलिटिकल हिस्ट्री को वापस से लिखना चालू कर दिया। एंड दिस वाज द रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। तो कॉलोनियल लोगों ने जो चीज़ें लिखी उसके अगेंस्ट लिखने का काम जो है वो एंशियंट इंडियन, मतलब हमारे जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने चालू कर दिया था। एंड देयर आफ्टर फिर इंडियन हिस्टोरियंस के जनरल ऑब्जर्वेशन क्या थे? तो जनरल ऑब्जर्वेशन जो है वो दे वर क्वाइट सिंपल कि इंडिया का जो पास्ट है वो काफ़ी फ्लरिशिंग पास्ट है। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा था, तो हम सोशल इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लिख रहे हैं। तो इंडियन हिस्टोरियन शोज दैट इंडिया डिड हैव इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड दे पोजेस एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ब्रिटिशर्स हमेशा कहते थे ना कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के लायक नहीं है, तो उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया
इंडियन हिस्टोरियंस ने कि भाई देखो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न हमारे पास था, हमने डेवलप किया है, तो अगर हमारे पास था, हमने डेवलप किया है, देन वी आर कैपेबल ऑफ द एडमिनिस्टरिंग इंडिया। वैसे इंडियन स्कॉलर्स गिव मच लेस स्पेस टू द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। जैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कॉलोनियल बेसिकली व्यू से हिस्ट्री लिखी थी, मतलब फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में ज़्यादा लिखा था, वेरस इंडियन हिस्टोरियन जो उन्होंने इंडियन पॉलिटी के बारे में ज़्यादा लिखना चालू किया था, विच वी हैव जस्ट सीन। बट इसमें एक और चीज़ है कि जो इंडियन हिस्टोरियंस है उनको ये चीज़ 19th एंड 20th सेंचुरी में समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि इंडिया एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी एंशियंट टाइम से ही रहा था। तो जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियंस इंडिया को डिग्रेड करके बताया करते थे, वैसे इंडियन हिस्टोरियंस भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस को डिग्रेड करने का काम करते थे। एंड इन दैट सेंस उन्होंने हमेशा फॉरेन इन्वेजन का जो सिग्निफिकेंस है इंडिया में, उसको डाउन प्ले करके ही लिखना चालू कर दिया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन नेशनल हिस्टोरियंस। तो उनका वही कहना था कि भाई ये फॉरेन का एज सच कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा है, जो है देसी ही है और देसी ही चल रहा है। जबकि नाउ वी नो फॉर श्योर कि फॉरेन एलिमेंट जो है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कुछ कुछ कल एग्जाम्पल भी दिए थे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ज्योतिष शास्त्र जो हम लोगों को ग्रीक लोगों से मिला है और होर शास्त्र से मिला है, वैसे ही फायर वर्शिप जो है, ये फायर वर्शिप भी बाय एंड लार्ज जो है आर्यन से हम लोगों ने पिकअप की है। वैसे अगर आप कल्चर की बात करोगे तो हेलमेट होगी, कैप होगी, या फिर इवन आपके वेरियस जो क्लोथिंग पैटर्न है, ये भी हम लोगों ने वेस्टर्न पीपल से ही डिराइव किए थे इन एंशियंट टाइम। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने ये सारी चीज़ें जो है उसको डाउन प्ले करके बताना चालू किया, एंड दैट इज समथिंग दैट इज देयर ड्रॉबैक। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में ये जो हिस्ट्री को डीकंस्ट्रक्ट करके वापस लिखने का जो काम हुआ, इसमें यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉलोनियल हिस्टोरियन ने ये चीज़ क्यों चालू की, उनका वर्जन ऑफ हिस्ट्री क्या था, और उसके अगेंस्ट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने क्या लिखा और नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव क्या था। एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिकली शिफ्ट टू द नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो आफ्टर 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट विथ अ वेरी रूड शॉक ऑफ पार्टीशन। एंड जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया की हिस्ट्री को वापस एक नई तरीके से देखा जाने लग गया। तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भी अपना पर्सपेक्टिव बदला, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने भी अपना पर्सपेक्टिव बदला। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना पर्सपेक्टिव क्यों बदला? बिकॉज नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हमेशा इंडियन हिस्ट्री को एज अ हिंदू हिस्ट्री और ब्राह्मणिकल हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मुस्लिम सेंटीमेंट हर्ट्स हुए एंड अल्टीमेटली पार्टीशन। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्यों बदला? तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भी इंडिया में जितनी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की थी वो रेसिज्म के अकॉर्डिंग थी, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रेसिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो अब कम करना था बिकॉज ऑफ द नाजी होलोकॉस्ट। तो कॉलोनियल हिस्टोरियन ऑल्सो एंड देयर आफ्टर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ऑल्सो, दोनों के पास अपने अपने रीजन थे अपना तरीका बदलने के या फिर अपना नजरिया बदलने का। ओके, तो सबसे पहले ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है, ओके, उन्होंने वापस से इंडिया की हिस्ट्री जब लिखना चालू कर ली, तो अब इनके कुछ बड़े बड़े ऑथर हैं। फॉर एग्जाम्पल A.L. बशम जो है, ही रोट इंडिया वंडर दैट वाज इंडिया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक ऑफ द सीरीज ऑफ बुक है बेसिकली ये, जिसमें उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को वापस से कंस्ट्रक्ट करना चालू कर दिया। और उन्होंने इस बार सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं दी, तो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी लिखना चालू कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका जो फ़ायदा है ये वो हुआ कि जो अर्लियर कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था इंडिया के बारे में, वो चेंज होना चालू हो गया। वैसे एज फार एज इंडियंस आर कंसर्न, देन डी.डी. कोशाम्बी जो है, ही इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो क्या है? तो मार्क्सिस्ट लोग जो होते हैं वो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर होते हैं। तो कार्ल मार्क्स के लिए धर्म, वर्ण, कास्ट इसका कुछ लेना देना नहीं होता। कार्ल मार्क्स के लिए बहुत एक प्लेन एंड सिंपल चीज़ होती है कि एक हैव क्लास होता है और एक हैव नॉट क्लास होता है, मतलब एक गरीब क्लास होता है, दैट इज बॉर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट। और कार्ल मार्क्स को यही बताना है कि हर एक कंट्री की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है ये बॉर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट में ही डिवाइडेड है, जिसमें बॉर्जुआ दैट इज अपर क्लास जो है उसने लोअर क्लास को हमेशा लूटने का काम किया है। तो मार्क्सिस्ट व्यू जब जब आता है
तो मार्क्सिस्ट व्यू कभी भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करते, कभी भी कल्चर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। देयर पर्सपेक्टिव इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इकोनॉमी। तो ये लोग इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में बताने का ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ चीज़ हुई उसके पीछे अल्टीमेटली एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, दैट इज़ पैसा और कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। तो दिस इज समथिंग ऑन विच यू कैन से दैट इंडियन हिस्टोरियंस है उनका झुकाव बढ़ता गया। तो आपको मॉडर्न इंडिया में जितने भी नाम मिलेंगे, बी इट उपिंदर सिंह या फिर बी इट रोमिला थापर या फिर बी इट डी कोशाम्बी, तो ये जितने भी आपको नाम मिलेंगे, बिपिन चंद्रा का भी नाम सुना होगा, ये सब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। मतलब ये इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखते हैं और हिस्ट्री इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो आपको बता पाए कि रिलीजन विलीजन सब छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा है। Economy is the main reason for everything that is happening in the country in our past. तो that is basically अब Indian historian का perspective. And of late एक नया version of historians आ रहा है जिसको आप सबल्ट्रान perspective भी बोलोगे। सबल्ट्रान, अभी सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव क्या है? तो ये वो हिस्टोरियन है जो गांव-गांव में जाके लोकल लेवल पे फोक सॉन्ग्स या फिर लेजेंड्स जो होते हैं उसको जमा करके उससे इंडिया की हिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। बिकॉज हिस्ट्री जो है, यू माइट हैव हर्ड दिस डायलॉग दैट इट इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर। तो हिस्ट्री अगर विक्टर लिख रहे हैं तो मतलब क्या होगा? बायसनेस होगा टुवर्ड्स द विक्टोरियस पार्टी। तो डिफीटेड पार्टी के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। वैसे ही ओके, विक्टर्स वे हिस्ट्री अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरी बातें तो वो लिखेंगे ही नहीं। तो आपको बुरी बातें कहाँ से पता चलेगी? और फ्रॉम वेयर विल यू गेट टू नो अबाउट द डिफीटेड पीपल? देन यू विल गेट टू नो इट फ्रॉम द लोकल बलाड्स, लोकल फोक सॉन्ग्स, देयर आफ्टर लोकल लेजेंड जो होते हैं उसमें से। तो सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री का मतलब लोगों के नज़रियों से हिस्ट्री देखना, एंड दिस इज समथिंग दैट नाउ हिस्टोरियंस आर डूइंग। तो एक ज़माने में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने का काम किया था, उसको चैलेंज देने के लिए सोशल कल्चरल हिस्ट्री लिखी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने, बट उसमें उन्होंने हिंदुइज्म को ज़्यादा फेवर कर दिया। एंड देयर आफ्टर, फिर आफ्टर पार्टीशन वी कैन क्लियरली सी देयर इज़ अ रिफाइंड कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ये रिफाइंड कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को कैम्ब्रिज पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। ओके, कैम्ब्रिज पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है। हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों के लिए है ये, नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे इसको छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ओके, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एंड देयर आफ्टर सबल्ट्रान हिस्टोरियन जो है वो डेवलप होना चालू हो गए। तो दिस इज समथिंग दैट चैप्टर नंबर 2 इज बेसिकली टेलिंग अस। तो इसको अभी थोड़ा सा एक नटशेल में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वी विल सी इट इन अ नटशेल। ओके, सिंपल। तो सबसे पहले जो है ओके, आपका कॉलोनियल व्यू आया। तो जो कॉलोनियल व्यू जो है ओके, इट वाज बेसिकली अफेक्टेड विद द रेसिज्म एंड इट ऑलवेज डाउनप्लेड इंडियन हिस्ट्री। मतलब इंडियंस को नीचा दिखाने का काम इन्होंने किया। फिर इसके अगेंस्ट आया आपका नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, उन्होंने इंडिया की सोशल, कल्चरल एंड कुछ हद तक पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखना चालू कर दिया। और ये जब लिख रहे थे तब इन्होंने ओके काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए या फिर उन्होंने काउंटर किया टू द कॉलोनियल हिस्टोरियन। सिंपल। फिर उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड टू द 1947 पार्टीशन हुआ। दोनों को एक नए नए रीज़न मिल गए कि हम लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी है उसकी वजह से गड़बड़ हुई, तो हिस्ट्री को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपका जो कॉलोनियल व्यू है वो बन गया आपका कैम्ब्रिज व्यू, ठीक है। तो कैम्ब्रिज व्यू में क्या हुआ, ठीक है, तो इन्होंने हिस्ट्री को रिफाइन करना चालू कर दिया और रिफाइन करने के बाद इन्होंने ओके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे भी लिखना चालू किया। एंड दे गिव द रीजन कि जो रेसिज्म जो हमने किया वो हमने क्यों किया। सो दे ब्लेम्ड एवरीथिंग ऑन अ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो उन्होंने वही बताया कि भाई कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रेसिज्म की ज़रूरत थी, इसके लिए हमने वो गलत गलत चीज़ें जो है वो लोगों के दिमाग में डाल दी। एंड इसके अलावा फिर कैम्ब्रिज के अलावा इंडिया में मार्क्सिस्ट व्यू डेवलप्ड होना चालू हुआ। मार्क्सिस्ट व्यू जो है वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है। इकोनॉमिकल व्यू के ऊपर इसके लिए बिकॉज कल्चर या फिर सोसाइटी या फिर पॉलिटी की अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं तो रिलीजन उसमें आ ही जाएगा। एंड इंडिया हैज़ सफर्ड अ सीवियर
ट्रेजिक ब्लो इन द नेम ऑफ पार्टीशन, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो हिंदू हिस्ट्री को बढ़ावा देने का काम हुआ उसके वजह से अल्टीमेटली मुस्लिम सेंटिमेंट्स गॉट हर्ट एंड उसके वजह से अल्टीमेटली पार्टीशन में जिन्ना को मदद मिल गई। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अडॉप्ट करना इंडियन हिस्टोरियन ने चालू कर लिया, जहाँ पे हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई उसके पीछे इकोनॉमिकल रीजंस बताए गए। एंड ऑफ लेट विद इन इंडिया इटसेल्फ सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये जो सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव जो है इट बेसिकली टेल्स अस द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस इन द सेंस दैट जो लोकल लेवल पे बलाड्स है, फोक सॉन्ग्स है, ओके, तो ये जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे लोकल लेवल के हीरोज़ के नाम होते हैं, लोकल लेवल पे सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके नाम होते हैं। तो वो कलेक्ट कर करके इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जा रहा है। सो जो हिस्ट्री हमेशा विक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, नाउ इट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द डिफीटेड पर्सन, बिकॉज जो हारे हुए लोग हैं वो भी तो एक ज़माने में हीरो थे, वो किसी न किसी के तो हीरो थे। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी महाराणा प्रताप एंड अकबर का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर सीन एंड वॉर बैटल। तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था उसके ऊपर अब बहुत सारी नई नई चीज़ें बाहर आने लगी है। वो क्यों आने लगी है? बिकॉज महाराणा प्रताप इज नाउ अ पार्ट ऑफ द बलाड्स ऑफ द राजपूताना। तो ये बलाड्स आपने ढूंढ के निकाले, आपने फोक सॉन्ग ढूंढ के निकाले और आपने अभी वो हिस्ट्री जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम चालू किया। सो दिस इज बेसिकली टू सम अप द सेकेंड चैप्टर ऑफ दी एनसीईआरटी। तो आर एस शर्मा का जो सेकेंड चैप्टर है वो हमें यही बताता है कि कॉलोनियल हिस्टोरियन से लेके नेशनलिस्ट हिस्टोरियन तक इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन से कैम्ब्रिज एंड मार्क्सिस्ट स्कूल कैसे आए, एंड देयर आफ्टर फिर सबल्ट्रान स्कूल जो है वो कैसे डेवलप हुआ। गॉट इट? सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो सेकेंड चैप्टर जो है ओके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी बिकॉज यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू रिकंस्ट्रक्ट द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये सवाल जो है उसके ऊपर आप आंसर भी लिख सकते हो ओके ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ठीक है, simple. So what are the different approaches to deconstruct early Indian history? Simple, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। ठीक है, 10 मार्कर्स का ही क्वेश्चन हो सकता है, इट इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। तो अभी हमने देख लिया कि आपको अभी इसके ऊपर अच्छा खासा फैक्चुअल डाटा एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में से ही मिल गया कि सबसे पहले तो कॉलोनियल हिस्टोरियन, जिसमें आप 2-3 नाम भी डाल सकते हो, विलियम जोन्स का नाम डाल दिया या फिर इवन वॉरेन हेस्टिंग का नाम डाल दिया। फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिसमें आप आरजी भंडारकर का नाम डाल सकते हो, उसके अगेंस्ट फिर कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, तो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन में आप बशम का नाम डाल सकते हो। फिर उसके अगेंस्ट यू कैन से दैट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिसमें डी कोशाम्बी का नाम डाल सकते हो। एंड फाइनली यू कैन टॉक अबाउट द सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव। तो जो सबल्ट्रान पर्सपेक्टिव है उसके जो बिगेस्ट प्रोपोनेंट है इंडिया में, इट इज नन अदर देन द हिस्टोरियन जिसका हम अब बुक पढ़ रहे हैं, दैट इज आर एस शर्मा। सो आर एस शर्मा बिलोंग टू द सबल्ट्रान हिस्टोरियन, दैट इज इट टेल्स अस द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। और इसी की वजह से हमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है एंड इसी की वजह से एनसीईआरटी भी आर एस शर्मा को यूजुअली प्रेफर करती है। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ओके काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, तो अब जब डिफरेंट अप्रोचेस की जब हम बात करते हैं, सो आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज फॉर द टुडेज लेक्चर। सो चैप्टर नंबर 2 जो है अब वो खत्म हो चुका है। सो नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ओके देन लेट मी नो। ठीक है, यस, ठीक है। सो एक एक करके देखेंगे। उपिंदर सिंह तो मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने बता दिया था। ठीक है, अशोका कुड नॉट कॉन्कर विच पार्ट ऑफ द साउथ। यार साउथ में 4 रीजन जो है वो अशोका ने बता के रखे, दैट इज छोलास, चेरास, पांड्यास एंड सत्यपुत्रा।
ये जो 4 डायनेस्टीज है उसको अशोका के इंस्क्रिप्शन में एज अ फ्रेंडली नेबर बोल के रखा है। इसमें से पांड्याज को हमको पता है, छोलाज भी हमको पता है, एंड देयर आफ्टर हम लोगों को चेराज भी पता है, बट सत्यपुत्रा का एग्जैक्ट टेरिटरी जो है वो हम लोगों को अभी तक नहीं पता। बट दिस इज रफली द लैंड विच इज बियॉन्ड कृष्णा तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के नीचे वाला जो लैंड है इंडिया में, रफली कर्नाटका के नीचे वाला जो लैंड, तो वहां पे ये 4 डायनेस्टीज रूलिंग होती होंगी। ओके, यस। हाँ, अरे अमित सर को बताएंगे यार, ठीक है, उनसे भी करवाएंगे एंशिएंट इंडिया, ठीक है, यस। करंटली आई एम परसिंग बीएससी मैथ ऑनर्स, नीड टू एनसीईआरटी और डायरेक्टली वॉच। यार मैंने पहले भी बताया था दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द 2 काइंड ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये जो 2 काइंड ऑफ मटेरियल विच आई हैड प्रॉमिस टू यू, एक तो आपको मेरी एनसीईआरटी मिलेगी, ओके, एंड देयर आफ्टर यू विल आल्सो गेट द प्रिंटेड मटेरियल जो विच विल एक्ट एज अ क्रक्स ऑफ द एंटायर एनसीईआरटी एंड यू विल गेट इट ओवर हियर, ठीक है। मैं लेक्चर के पहले ही इसको अपलोड करवाऊंगा, मैंने पहले भी आपको बताई है ये चीज़। तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी लग रही है, देन जो मेरा प्रिंटेड मटेरियल है, ओके, वही पढ़ लेना। एक पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो मैंने 1 या 2 पेज में उसको सम अप कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिल जाएगा। लेक्चर देख लेना बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, वरना ना चीज़ें समझ नहीं आती है। बहुत टाइम पे यही दिक्कत होती है जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि बहुत सारा डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग डाटा अवेलेबल है, किसी का कुछ और कहना है, किसी का कुछ और कहना है। ये इसी के वजह से है बिकॉज ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिले हैं उसका लिखने का जो तरीका है वो हर एक हिस्टोरियन का अलग होता है। हिंदू हिस्टोरियन अपने तरीके से लिखेगा, इस्लामिक हिस्टोरियन अपने तरीके से लिखेगा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अपने तरीके से लिखेगा, कैम्ब्रिज स्कूल वाला अपने तरीके से लिखेगा, एंड वेरा सबल्ट्रान वाला अपने तरीके से लिखेगा। सो दैट्स वाई लेक्चर देख लेना सो दैट यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ साथ फिर वो प्रिंटेड मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड किया है उसको एक बार ज़रूर देख लेना, एंड यू विल गेट बोथ ऑफ देम ऑन दिस चैनल दैट इज CSE विद साइनिल नागरे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यस। हाँ, चैप्टर नंबर 5 से प्री हिस्ट्री है मेरे ख्याल से, ठीक है, यस। ना आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो आर एस शर्मा की बेसिकली 3 बुक मार्केट में अवेलेबल है, एक तो 92 वाला एनसीईआरटी, एक तो 2002 वाला एनसीईआरटी। तो ये जो 2 बुक है उसमें से जो 2002 वाला एनसीईआरटी है वही आपको यूपीएससी के लिए यूजुअली पढ़ना रहता है। बट इन दोनों बुक के अलावा आर एस शर्मा का एक तीसरा बुक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का है, तो वो वाला तो आपको डेफिनेटली नहीं पढ़ना है। और जो एनसीईआरटी वाले जो 2 बुक है, एक 92 वाला एडिशन है और एक 2002 वाला एडिशन, उसमें भी आपको 2002 वाला एडिशन लेना है, जो लास्ट एडिशन है। एनसीईआरटी ने उसके बाद आर एस शर्मा बंद कर दिया था, तो ये जो 2002 वाला जो एडिशन है उसका हम लोग लेक्चर देख रहे हैं और वही यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, यस। हाँ, यस यार, इसके बाद मैं पहले सतीश चंद्रा करवाऊंगा और उसके बाद फिर विपिन चंद्रा पे जाऊंगा, ठीक है। हाँ, यस, नाम याद भी नहीं रखने, मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके, लेक्चर के चालू होने में ही कि दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट टू बिल्ड अ मोमेंटम, ठीक है। तो अब मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही याद रखना, वरना प्री हिस्ट्री के पहले वाला जो टॉपिक है उसका इतना एज सच जो है फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में काम के लिए आएगा। तो मेंस में वही आपको कि ये एक दो जो नाम है उसी को आपको याद रखने हैं, सारे के सारे याद रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिर्फ एक दो नाम ही इसमें आपको याद रखने हैं बेसिकली, ओके, यस। एनीथिंग एल्स गाइज, अगर और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो, ठीक है। एनीथिंग एल्स, जल्दी आई विल गिव यू अ मिनट, ठीक है, यस, हाँ, ठीक है, यस। यार जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर ली थी। अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली चाहिए तो टाइप इट आउट, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। हाँ, नोट्स नहीं बनाए तो भी चल जाएगा। देखो नोट जो है ओके, हर चीज़ के नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर आपको इसका मैं क्रक्स मटेरियल जो प्रोवाइड कराऊंगा दैट विल बी रफली 70 to 75 पेजेस। अब मेरा पूरा बुक हो चुका है उसका क्रक्स निकाल के, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद दिस सीरीज। तो 70-75 पेजेस का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स निकालते बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सो बेटर है कि उससे बेटर क्रक्स पढ़ लेना, ओके। जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, राइट, सिंपल है, ओके, यस। एनीथिंग एल्स गाइज, और कुछ, यस, ठीक है। रिवीजन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ठीक है। जो ईयर्स मैंने आपको बताया एटलीस्ट उसको याद रखना, नहीं भी याद रख लिए तो भी चल जाएगा, एब्सोल्युटली फाइन।
प्रीलिम्स में ही देख लो यार, यूपीएससी ईयर के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछता है, राइट। एज फार एज मेंस इज कंसर्न, हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हो, ईयर लिख लिया, आधा मार्क मिल जाएगा। ऑब्वियसली आधा मार्क इंपॉर्टेंट है, बट यार कभी कभी होता क्या है ना, आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इकोनॉमिक्स में सिर्फ टर्मिनोलॉजीज करके जाता हूँ, वो जीडीपी के वगैरह जो डाटाज है मेरे याद ही नहीं रहते, डिस्पाइट हैविंग हिस्ट्री ऑप्शनल। तो मैं वो याद करने के ना चक्कर में पढ़ता भी नहीं कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आई नो द थियरी वाला पार्ट, आई कैन राइट इट वेल। तो आधा मार्क जो मैं इकोनॉमी में मिस करूंगा, मैं वो हिस्ट्री में तो डेफिनेटली कमा ही लूंगा। तो वैसे ही अगर आपका हिस्ट्री एक्सट्रीम वीक है, ईयर याद रखने में परेशानी है, तो बिल्कुल इस चीज़ से जूझना मत कि मैं सब कुछ याद रखूंगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन याद नहीं भी रहा, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ द वर्क आप आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में डालोगे तो वहाँ पे तो मार्क्स आपके वैसे भी बढ़ने ही वाले हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। हाँ, कॉर्पस इंस्क्रिप्टम इंडिकैरम जो है, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड जो है वो मैक्स मुलर के बुक का है। तो मैक्स मुलर के जो बुक का नाम है वो आपने लिखा है, वो भी लैटिन में लिखा है, ठीक है सौमिक, ओके। हाँ, RO UPPSC के लिए प्लीज़ रिप्लाई, क्या रिप्लाई करूँ भाई मैं, ठीक है। अनुज एक बार बताओगे क्या रिप्लाई करना है भाई उसमें, ठीक है। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। उसके अलावा अगर जो डाउट रहेंगे वो कीप ऑन टाइपिंग इट। सो टुवर्ड्स द एंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड जो है आपको ये जो नोट्स है, ओके, दैट इज PDF और ये जो लेक्चर है उसका एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फाइनली अ बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, सो आई एम faculty of history optional over here, and I have told you on numerous occasion now that I have myself scored more than 300 plus in history optional. तो हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा उसके ऊपर काफ़ी अच्छा सा होल्ड है। आई हैड लॉन्च माई फर्स्ट बैच बैक इन दी सितंबर, ओके, लास्ट वीक ऑफ द सितंबर में, और उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया। सो नाउ आई एम लॉन्चिंग विद द सेकेंड बैच। सो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, देन आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस बैच ऑन द 10th of November। सो 10th of November का इसका पहला लेक्चर जो है वो कंडक्ट होगा। एंड एट स्टडी IQ वी ऑलवेज बिलीव एट द अफोर्डेबिलिटी, सो वी आर गोइंग टू cover this particular batch only for the affordable rate of 12,499 if you use my code SN live। एंड फिर इसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो PPT बेस्ड लेक्चर्स होंगे। जब PPT बेस्ड लेक्चर्स होंगे तभी अभी तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत कम टाइम में इफेक्टिवली चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग में समझने में मदद हो जाती है। तो रैदर देन गोइंग फॉर द रेफरेंस बुक उसका रट्टा मारते बैठो, उससे तो ये चीज़ बेटर ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं आपको 3 टाइप के मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा PPT है, उसका एक्सेस आपको मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, जब क्लास चल रहा रहता है तो मेरे साथ ही एक बच्चा उसके बैठ के नोट्स निकाल रहा है, तो साइड बाय साइड आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, दैट इज रनिंग नोट्स ऑफ माय क्लास। तो अगर आपको क्लास में रनिंग नोट्स निकालने में दिक्कत हो रही है तो वो वाला इशू भी हमने सॉल्व कर लिया है। एंड तीसरा जो है वो मेरे प्रिंटेड मटेरियल, दैट इज क्रक्स मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी अगर सेक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल में कवर अप करोगे तो उसके लिए जो रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल इज समथिंग दैट यू विल गेट ओवर हियर। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। देयर आफ्टर फिर सर कितने लेक्चर रहेंगे टोटल, तो रफली 110 लेक्चर आई एम प्लानिंग आउट, 25 to 30 लेक्चर्स ईच फॉर एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो एंशियंट में 25 से 30, मीडिएवल में 25 से 30, मॉडर्न में 25 से 30 एंड देयर आफ्टर वर्ल्ड में 25 से 30। सो रफली 3 से 4 महीने में वी आर गोइंग टू कवर इट अप। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल इन 2023 या फिर इवन इन 2024, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दिस NCERT जो मैंने एंशियंट के लिए प्रॉमिस किया था, दैट इज तो आई एम टेकिंग, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक इट फॉर द मीडिएवल एज वेल एज मॉडर्न ऑल्सो। एंड देयर आफ्टर फिर आंसर राइटिंग के कुछ अलग से सेशन भी मैं इसमें कंडक्ट करवाऊंगा। एंड देयर आफ्टर ओके ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड ऑल दिस स्टफ दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एट एन अफोर्डेबल रेट। एंड नीडलेस टू से अल्टीमेटली मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है दैट इज 300 प्लस, तो ये इसके लिए जो आपको सेकेंडरी स्किल लगती है दैट इज बेसिकली आंसर राइटिंग स्किल, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो डेवलप करनी है। एंड जस्ट यूज द कोड, ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच ऑन 10th of November onward.
ऑन दी अदर हैंड फिर अल्टीमेटली वी आर हैविंग जीएस का कोर्स ऑल्सो, इफ यू आर फ्रॉम नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड कोर्स देन जीएस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अल्टीमेटली फाउंडेशन अगर वीक रहेगा तो नॉलेज लैक्यूना डेवलप होगा, वो हमें डेवलप नहीं होने देना है कभी भी। नॉलेज इज द अल्टीमेट गेन और अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आपका प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू निकलना कहीं ना कहीं पे तो मुश्किल होगा। मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो वैल्यू सिस्टम लैक हुई जो मेरे आईबी के इंटरव्यू में, उसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाज लैक ऑफ फाउंडेशन। चीज़ें समझ में ही नहीं आई और सब कुछ चीज़ें अगर खुद से ही करने लग गए ना हम लोग तो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टॉपर्स है देन यस ऑब्वियसली आपको बहुत सारे टॉपर्स ऐसे मिलेंगे जो क्लेम करते कि भाई हमने कहीं कोचिंग नहीं लगाई, बट वो इसके लिए नहीं लगाई क्योंकि उनका सगा बड़ा भाई या फिर सगी बड़ी बहन जो है वो ऑलरेडी सर्विसेज में है। तो अगर ऐसा गाइडेंस आपको है तो बात अलग है, बट एज अ ले पर्सन, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन इन यूपीएससी आपको कांस्टेंट मेंटरशिप लगेगी, कांस्टेंट गाइडेंस लगेगा, कांस्टेंट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्किल डेवलप करने के लिए सर्टन हैंड असिस्टेंस लगेगा, देयर आफ्टर क्रक्स मटेरियल लगेगा, देयर आफ्टर इफेक्टिव टीचर्स लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो है दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू इन आवर जीएस बैच। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर नेक्स्ट बैच ओके ऑन 14th of November। तो 14th of November से ये GS फाउंडेशन कोर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च एंड इफ यू यूज माई कोड दैट इज SN Live देन यू कैन गेट इट एट अ मैक्सिमम पॉसिबल रेट। तो सिर्फ 18,999 में आपको मिलेगा एंड यू कैन क्लियरली सी द मनी ऑलवेज मैटर्स राइट। सो अगर आप ऑफलाइन में फाउंडेशन करोगे तो 1.5 2 लाख के कोर्सेस है ओके मार्केट में, तो ऑनलाइन में आपको घर के कंफर्ट में ये इजीली एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव रेट ये मिल रहे हैं। सो बेसिकली जस्ट बाय द कोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द यूपीएससी हिस्ट्री, बहुत कम अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी क्वालिटी वे में मिल रही है। सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर बैचेस। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई विल बी टेकिंग योर लीव। अगर आपको कोई डाउट रहेंगे देन आस्क मी अगेन, आई एम गिविंग यू 1 last minute ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो गाइज। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। इवन मॉडर्न में भी अगर आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम जैसा बड़ा 1000 पेज वाला बुक पढ़ने से तो एनसीईआरटी पढ़ना कभी भी बेटर है, बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट वर्बेटिम क्वेश्चंस आ रहे हैं राइट। तो वही लॉजिक अप्लाइज टू दी अपना एंशियंट एज वेल एज मिडिएवल। तो एनसीईआरटी आर द होली बुक ओके। होली बुक मतलब भाई उसके सामने झुको और उसको ना पढ़ के पी लो पूरा का पूरा। एनसीईआरटी तो कभी नहीं छोड़ना है, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज़ माई गारंटी एंड ओपन चैलेंज टू यू ऑल्सो कि जो 100 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ रहे हैं उसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस के ही होते हैं। बच्चा फेल इसीलिए होता है बिकॉज एनसीईआरटी कभी करता नहीं है। वो 30-35 क्वेश्चन फिर जिसको एनसीईआरटी किया उसको आ जाते हैं, वो प्रीलिम्स निकल जाता है। गॉट इट। तो आपके आजू बाजू में अगर कोई ऐसा बच्चा रहेगा ना जो 2, 3 या फिर 4 प्रीलिम्स फेल है, उससे सिर्फ कभी पूछ लेना कि भाई प्रीलिम्स में कभी एनसीईआरटी पढ़ा है, तो वही आंसर आएगा, एक तो पढ़ा नहीं है या फिर एकदम स्टार्टिंग में कभी तो पढ़ा है 2-3 साल पहले, फिर आप नहीं हो रहे यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर। ट्रस्ट में वो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी और वो आपको ले डूबेगी, बिकॉज वो 30-35 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। दैट इज रफली 60 to 70 मार्क्स जो आपके हाथ के है। तो आपको उसको क्यों घिला रहे हो ना, मत घिलाओ, पढ़ लो, अच्छे से कवर अप कर लो और डेफिनेटली रिजल्ट देगा ही देगा वो ओके, डोंट वरी। यार देखो ये कभी सफिशिएंट नहीं होगा राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। ये तो फाउंडेशन है। जो मेरा एक्चुअल जो लेक्चर है उसके मैंने कुछ डेमोज डाले भी है, आप एक बार देख लेना। हिस्ट्री ऑप्शनल स्टडी आई को एक बार सर्च कर लेना, यू विल गेट ऑप्शनल के सम डेमोज। तो जब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो ऊपर वाली जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ऑप्शनल में थोड़ा सा पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड देयर आफ्टर हिस्टोरियोग्राफी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जो ओपन सेशन होते हैं उसमें मैं हिस्टोरियोग्राफी कभी नहीं करवाता, बिकॉज ओपन सेशन इज़ फॉर ऑल पीपल। तो नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों को हिस्टोरियोग्राफी पढ़वा के मैं क्या करूँ, बट एज अ ऑप्शनल स्टूडेंट हिस्टोरियोग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइट। तो ये जो मैंने अभी आपको आज जो लेक्चर दिया, तो हर एक हिस्टोरियंस ने, मतलब हर एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियन ने अपने एंशियंट पास, मिडिएवल पास के बारे में कुछ तो लिख के रखा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा एंड दैट्स वाई फिर वो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, उसी से आपका इफेक्टिव प्रिपरेशन होगा ओके। ओपन सेशन से आपको आइडिया आ जाएगी, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू, कि आपको एक बढ़िया से एक ओवरव्यू वाला एक आइडिया आ जाएगा, बट प्रिपरेशन के लिए दिस विल नॉट बी सफिशिएंट, आई एम सॉरी फॉर दैट ओके। यस हाँ
यस एब्सोल्युटली ओके, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है, पूरे जीएस की प्राइस है ये। इसमें वी आर गोइंग टू कवर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, प्लस मेंटरशिप भी मिलेगी उसमें आपको, ओके। आंसर राइटिंग की अलग से प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे इसमें। तो प्राइमरी स्किल दैट इज नॉलेज एंड सेकेंडरी स्किल दैट इज पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है, ये हम दोनों इसमें डेवलप करवाएंगे आपकी। तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर सिर्फ हिस्ट्री, इट इज़ एंटायर जीएस फाउंडेशन, ठीक है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, देयर आफ्टर फिर ग्लोबल सोशल इश्यूज होगा, देयर आफ्टर फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस है, देयर आफ्टर फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एथिक्स एंड फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स। तो मतलब प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस सारा होगा इसमें, ओके। यस हाँ, यू विल गेट इट इन द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। यार हमारा प्राइस पहले इतना कम है, अब उसमें हम लोग आपको प्रिंटेड मटेरियल फिजिकल कॉपी में देंगे तो हमारे लिए तो लॉस हो जाएगा, राइट। तो इट इज़ एन अफोर्डेबल रेट, वी विल प्रोवाइड टू यू ना सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी, हैंड रिटन नोट एंड देयर आफ्टर क्रक्स मटेरियल, तीनों हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। यस हाँ, यार जूलॉजी वाला ऑप्शन तो नहीं है प्रदीप अभी, ओके। यस, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, ठीक है। यस, सो that will be it guys then from my side, ठीक है। I'll take your leave, we'll meet again tomorrow। अब तो हर दिन मिलना होगा ही हमारा, ठीक है। अब ये जर्नी साथ में चालू की है तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो टुमारो विल मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर। तो कल वाला जो चैप्टर है उसमें हमको देखना है कि आज तो हमने तरीके देख लिए हिस्ट्री को डिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, बट ये तरीकों के लिए हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो कौन से लिटरेरी एविडेंसेस हम लोगों को एंशिएंट में मिले हैं एंड कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। तो टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड टाइप ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस अब वो हम देखेंगे कल, ओके। सिंपल है, ओके। ये जो कोर्स होंगे हमारे वो सारे इंग्लिश में होंगे, तो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होगा इसमें, ठीक है। पर ये जो कोर्स है, ओके, इसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वाला जो कोर्स है ये जीएस का कोर्स है, इसमें आपको कुछ कुछ हिंदी का नोट्स मिलेगा। बट ये वाला जो कोर्स है, ये मेरा कोर्स जो है वो इंग्लिश में चलेगा, मतलब मैं सिखाऊंगा आपको हिंदी एंड इंग्लिश में, बट इसके जो मटेरियल है वो मैं सारा इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बिकॉज मार्केट में हिंदी में मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है और मुझे उसको ट्रांसलेट करवाने का काम तो मैंने अभी चालू किया है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 6 to 7 मंथ, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे जो पहले 1-2 बैचेस है उसमें तो इंग्लिश मटेरियल ही चलेगा हिस्ट्री ऑप्शनल में, ठीक है। यस ओके ओके, ठीक है, चलो देन विल मीट अगेन गाइस टुमारो सिंस नो अदर डाउट्स आर देयर, ओके। प्रमोशन भी हो गया, ठीक है। सो चलो, ओके, विल टेक योर लीव गाइस। और अगर अभी तक अपने ओके ये नोट्स वगैरह का लिए ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यू विल बी गेटिंग एंटायर एनसीईआरटी जो है आर.एस. शर्मा का, उसका 70 to 75 पेजेस में क्रक्स। तो पहले तो मैं चैप्टर वाइज ही ऐड करवाऊंगा इसको, बट जब हमारे 28 के 28 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं एक 70 पेजेस का डायरेक्टली पीडीएफ भी आपको पकड़ा दूंगा, गॉट इट। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड गाइज, विल स्टॉप ओवर हियर, देन विल मीट अगेन tomorrow, okay, since no other doubts are there. So thank you so much guys, okay. So again tomorrow 7 o'clock in the evening and we'll be starting with the third chapter. Thank you.